स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं मेल गैमेटोफाइट यानी कि पॉलन ग्रेन्स। इससे पहले मैंने माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट, माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट एक्सप्लेन करा था। उसकी वीडियो का लिंक मैंने इसमें वीडियो में मेंशन किया है, तो आप प्लीज उसको देख लीजिएगा अगर नहीं देखी है तो आपने। और उसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे, पूरा वॉच करिएगा वीडियो को कोई भी, तो उसमें जो है आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन ग्रेन्स यानी कि हम मेल गैमेटोफाइट जो बोल रहे हैं, तो इट मींस गैमेटोफाइट जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, हैप्लॉइड है। तो जो भी मेल गैमीट है यानी कि पॉलन ग्रेन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये कैसा हुआ, हैप्लॉइड। माइक्रोस्पोर्स जो डेवलप हुए थे, जो लास्ट प्रोसेस हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, तो माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स फॉर्म करते हैं। और ये पॉलन ग्रेन्स हैप्लॉइड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होता है इसमें, यूनिन्यूक्लिएट। और इसके बाद माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। और जो है माइन्यूट स्पोर्स होते हैं जो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, माइक्रोस्पोर्स की। माइक्रोस्पोर्स आर हैप्लॉइड यूनिन्यूक्लिएट एंड माइन्यूट स्पोर्स। डेवलप इन माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये डेवलप होते हैं। उसके बाद ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये जो है एज ए मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर ये फॉर्म करते हैं पॉलन ग्रेन्स को। ये किसको फॉर्म करेंगे, फिर माइक्रोस्पोर से जो फॉर्म होगा वो होता है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, अगर आप जैसे हिबिस्कस का प्लांट देखेंगे तो हिबिस्कस प्लांट पे येलो कलर का पाउडर जो है शेड ऑफ होता है, वो पॉलन ग्रेन है। अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखें उनको, तो आपको उसमें पॉलन ग्रेन का पूरा स्ट्रक्चर शो होगा। तो पॉलन ग्रेन जो है ये एक स्फेरिकल बॉडी होती है, जो है इसमें दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर। अगर हम इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, डबल लेयर स्ट्रक्चर है ये। आउटर लेयर को बोलते हैं एक्साइन और इनर लेयर को बोलते हैं इंटाइन। ठीक है, इसमें लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, एक्साइन का फॉर्मेशन नहीं होता, उस पोर्शन को हम बोलते हैं जर्म पोर। इस तरीके से यहां पे जैसे ये पोर दिख रहे हैं, तो यहां पे एक्साइन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये कहलाता है जर्म पोर। इस पोर से क्या डेवलप होती है, फिर पॉलन ट्यूब। ठीक है, इसी तरह से सपोज करिए हमने यहाँ पे दिखा देते हैं, ये भी क्या है, जर्म पोर। आउटर वाली जो ये लेयर दिख रही है ये हो गई एक्साइन, और जो अंदर वाली लेयर है ये होती है इंटाइन। ठीक है, और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें। न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस पे डिवाइड होकर ये मेन न्यूक्लियस को फॉर्म करता है। ये एक पूरा ये पॉलन ग्रेन है, इसमें वैक्यूल भी प्रेजेंट होती है। और ये जो एक्साइन है इसकी, ये हार्ड होती है और ये किसकी बनी हुई होती है, स्पोरोपोलिन की। स्पोरोपोलिन की डेवलप होती है, ये स्पोरोपोलिन फॉर्म्ड होता है जो टैपेटम सिक्रीट करता है, टैपेटम फॉर्म करता है, और उस स्पोरोपोलिन की हेल्प से पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर एक्साइन का फॉर्मेशन होता है। और ये स्पोरोपोलिन ऑर्गेनिक मटेरियल से क्या होती है, रेसिस्ट होती है। ठीक है, ये किससे रेसिस्ट होती है, रेसिस्ट फॉर ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल, और इसी की प्रेजेंस की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, pollen grain preserve as fossil। एज ए फॉसिल्स जो हैं ये प्रिजर्व होते हैं।
ठीक है, ये क्योंकि इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाते स्पोरोपोलन की वजह से, क्योंकि वो ऑर्गेनिक मटेरियल से ये रेसिस्ट होती है, इसके रेसिस्टेंस होने से ये इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाता और ये एज ए फॉसिल्स जो हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं। और जो इनकी इंटाइन लेयर है ये किसकी बनी हुई होती है, ये होती है सेलुलोज और पैक्टीन की। ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज एंड पैक्टीन। ठीक है, सेलुलोज और पैक्टीन की बनी होती है। और स्पोरोपोलिन जो है क्या नाम है, ये हार्ड लेयर होती है ज्यादा और ये इसको प्रोटेक्शन में और उसको ऑर्गेनिक मटेरियल से रेसिस्ट करने में हेल्प करती है। बाकी ये जर्म पोर होते हैं, इन जर्म पोर से क्या डेवलप होगा, पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब फॉर्म होती है जर्म पोर से। और जर्म पोर से पॉलन ट्यूब भी क्यों फॉर्म होती है, क्योंकि इसके ऊपर स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन नहीं होता है, तो जिसकी वजह से जर्म पोर क्या कर सकता है, पॉलन ट्यूब को फॉर्म कर देता है। इसके अलावा जो पॉलन ग्रेन्स हैं, एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आता है क्वेश्चन कि एज ए फॉसिल्स क्यों प्रिजर्व होते हैं ये, तो उसका आंसर आप क्या देंगे कि इसमें स्पोरोपोलिन की एक्साइन लेयर प्रेजेंट होती है जो डिकम्पोज नहीं हो सकती, जिसकी वजह से ये एज ए फॉसिल प्रिजर्व करे जाते हैं। इसका कंपोजिशन आ जाता है, इंटाइन का कंपोजिशन आ जाता है 1-1 मार्क्स में। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो पॉलन ग्रेन है एज ए जो है कई स्पीशीज के एलर्जी क्रिएट करते हैं। ठीक है, बहुत सारी स्पीशीज के जो होते हैं पॉलन ग्रेन, वो क्या क्रिएट करते हैं, एलर्जीज। ठीक है, कई मतलब ब्रोंकाइटिस होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो होती है वो इनके थ्रू क्रिएट होती है। ठीक, एलर्जीज को ये क्या करेंगे, क्रिएट करते हैं। तो इसमें जो है क्या होता है कि एलर्जीज में भी कैसी होती है, ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज्यादा होती है, जैसे ब्रोंकाइटिस होती है ना, अस्थमा हो गया तो इस तरीके की प्रॉब्लम ज्यादा आती हैं, क्रोनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट होती है इसमें। और इसमें जो है पार्थिनियम होता है एक, जिसको हम लोग कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, पार्थिनियम, जिसको कॉमनली कैरेट ग्रास बोला जाता है। ये इंडिया में इंट्रोड्यूस करा गया था। ठीक है, ये ऐसे कॉन्टामिनेटेड जब वीट इंपोर्ट होता था तो उसके साथ ये इंपोर्ट हुआ इंडिया के अंदर और इसने एलर्जी क्रिएट करना स्टार्ट करी, यानी कि इसके पॉलन ग्रेन्स ने क्या करा, एलर्जीज को क्रिएट करा। इसके अलावा ये तो क्या करा इसने, कॉज एलर्जी। इंपॉर्टेंट है ये भी कि वीट के इंपोर्ट के साथ साथ कौन सा इंडिया में पॉलन ग्रेन इंपोर्ट हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ जो एलर्जी क्रिएट करता है, तो उसका आंसर क्या हो गया, पार्थिनियम। इसके अलावा पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ये न्यूट्रिएंट से रिच होते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट से रिच होते हैं और इनमें न्यूट्रिएंट्स में जिसकी वजह से इनको एज ए फूड सप्लीमेंट यूज करा जाता है। तो क्यों यूज किया जाता है इनको एज ए फूड सप्लीमेंट, क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट्स का सोर्स होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से पॉलन्स को इनके कैप्सूल्स फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, कैप्सूल्स फॉर्म्ड होते हैं जो इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। और जैसे ये टैबलेट्स होती हैं, सिरप होते हैं इसके, तो इनको जो है पॉलन का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है, जिससे कि ये क्या करते हैं, पॉलन की जो टैबलेट है या सिरप्स हैं उसकी वजह से स्टैमिना को इंक्रीज करा जाता है। तो जो हॉर्स राइडर हैं या स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो इनको टैबलेट्स को यूज करते हैं जिससे कि अपनी एनर्जी लेवल को वो इंक्रीज कर सके। तो ये न्यूट्रिएंट के सोर्स की वजह से इनको एज ए फूड सप्लीमेंट में यूज करते हैं हम लोग, एज ए टैबलेट और एज ए सिरप। तो अब हम यहाँ पे ये एक जनरल व्यू हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इस पर भी क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉलन ग्रेन जब पॉलिनेट होते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन के पास क्या होता है, मेल न्यूक्लियस होते हैं और यही मेल न्यूक्लियस फीमेल के साथ जो उसके अंदर एग सेल्स होती हैं उसके साथ फ्यूज्ड होके फर्टिलाइज करके आगे जाइगोट को फॉर्म करते हैं। तो ये पॉलिनेशन के थ्रू पॉलन ग्रेन किस पे, फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं। तो इनका जो है अपना एक
पॉलन ग्रेन का सबका एक लिमिट टाइमिंग होती है कि इतने टाइम वाइबिलिटी पीरियड होता है उनका, कि कुछ टाइम के बाद उनकी वाइबिलिटी खत्म हो जाती है, लूज हो जाती है। तो वो हर प्लांट की, हर स्पीशीज की क्या होती है, अलग अलग होती है। किसी की 1 मंथ होती है, किसी की 60 डेज हो गई, किसी की 20 डेज, किसी की 15 डेज, इस तरीके से सबकी वाइबिलिटी अलग अलग होती है। तो वो वाइबिलिटी पीरियड के बेसिस पे, अगर उस वाइबिलिटी पीरियड से पहले वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो आगे सक्सेस मिल जाती है, अदरवाइज वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन थ्रू द माइक्रोस्पोर, फ्रॉम द माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। तो जो पॉलन ग्रेन है, जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने न्यूक्लियस को पैरेफरल पोजीशन में पुश कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, माइक्रोस्पोर push their nuclei in peripheral position। ठीक है, तो यानी कि ये जो न्यूक्लियस है ये सेंटर में होके ये कहाँ जाएगा, पेरिफ्री में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो नीचे या मतलब समझ लो आप एक कॉर्नर पे चला जाता है। तो जो उसमें वैक्यूल फॉर्म्ड होती है वो वैक्यूल इस न्यूक्लियस को पुश कर देती है पेरिफ्री साइड में। उसके बाद क्या होता है, देखिए जैसे ये सेंटर में, मैंने ये सेंटर में बना देती हूँ ये वाला न्यूक्लियस इस तरीके से, ये जैसे सेंटर में हो गया, ये माइक्रोस्पोर है। तो माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस कहाँ आ गया, देखो पेरिफ्री में पोजीशन में आ गया। अब क्या होता है, यहाँ पर पेरिफ्री पोजीशन में आने के बाद यहाँ पे माइटोटिकली क्या होता है, डिवीजन होता है। और बीच में यहाँ पे देखो सेंटर, ये वैक्यूल बनना स्टार्ट हो गई हैं, और इन वैक्यूल के फॉर्मेशन से न्यूक्लियस सेंटर से कहाँ आ गया, पेरिफ्री में आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, माइटोटिकली डिवीजन होगा। तो माइटोटिकली डिवीजन होने से ये दो अनइक्वल सेल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन हुआ जिससे दो अनइक्वल सेल्स बनी, टू अनइक्वल सेल्स आर फॉर्म्ड। ठीक, फर्स्ट वाली हो गई वेजिटेटिव सेल, सेकेंड जो स्मॉल बनती है ये होती है जनरेटिव सेल। ठीक, वेजिटेटिव सेल जो होती है ये पॉलन ट्यूब को फॉर्म करेगी, और जो जनरेटिव सेल होती है ये मेन न्यूक्लियस को फॉर्म करती है। तो अब क्या होता है इसमें, इस टाइम पर जो टैपेटम लेयर होती है वो यहाँ पे एक्साइन लेयर को भी फॉर्म करना क्या कर देती है, स्टार्ट कर देती है स्पोरोपोलन के डिपोजिशन से, और साथ में यहाँ पे एंटाइन लेयर का भी फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे कि हमने इस तरीके से जर्म पोर बनेगा पहले, और जर्म पोर से क्या होगा फिर, ये यहाँ पे देखो आउटर मैंने क्या दिखा दी, एक्साइन लेयर। ठीक है, अब जो जर्म पोर जहां पर है, तो ये वेजिटेटिव सेल क्या करती है, इस टाइम पर जब उनमें डिवीजन हो जाता है तो ये न्यूट्रिशन को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब होने के साथ साथ ये क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। जब उसमें न्यूट्रिशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो स्वेल होगी। तो स्वेल होने से इसके ऊपर वॉल पे इसके प्रेशर लगेगा, और उस प्रेशर से ये क्या करेगी, जो जर्म पोर है, जर्म पोर के थ्रू ये बल्ज आउट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी लाइक दिस। ठीक, तो ये जो बाहर पोर्शन निकल रहा है ये क्या कहलाएगा, पॉलन ट्यूब। ये क्या कहलाई, पॉलन ट्यूब। किसने फॉर्म करा, वेजिटेटिव सेल ने। तो वेजिटेटिव सेल किसको फॉर्म कर रही है, पॉलन ट्यूब को। तो जब इसमें पॉलन ट्यूब फॉर्म्ड हो जाती है तो इसके अंदर जो ये देखो, ये किसका न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, और ये कौन सा है, जनरेटिव न्यूक्लियस। तो ये जो जनरेटिव सेल है ये स्पिंडल शेप की होती है, ये स्पिंडल शेप की होती है। ठीक है, तो इसका जो न्यूक्लियस है आप देखोगे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस माइग्रेट करके कहाँ आ रहा है, पॉलन ट्यूब में, और फिर धीरे धीरे ये जो जनरेटिव सेल है ये भी कहाँ मूव कर जाएगी, पॉलन ट्यूब के अंदर। और पॉलन ट्यूब के अंदर आने के बाद ये देखो इस तरीके से दिखाई देगा। जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो क्या बना देगा, ट्यूब न्यूक्लियस, और जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है वो डिवीजन करेगा,
और डिवीजन करके ये 2 मेल न्यूक्लियस को क्या करता है, फॉर्म कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो आ गया एक ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक, फिर उसके बाद जो जनरेटिव सेल है, यहाँ पे ये क्या करेगी, अपनी जो है डिवाइड करके, माइग्रेट करके वहां पर डिवाइड करेगी और 2 मेल न्यूक्लियाई को फॉर्म करती है। ये क्या हो गए, 2 मेल न्यूक्लियाई। ठीक है, ये वाला तो हो गया ट्यूब न्यूक्लियस, और ये दोनों क्या हो गए, मेल गैमेट, मेल न्यूक्लियाई। ठीक, तो ये दोनों जो मेल न्यूक्लियाई हैं ये फर्टिलाइजेशन में यूज होंगे और ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो डीजनरेट हो जाता है। तो ये हो गया एक पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट फ्रॉम द माइक्रोस्पोर। तो इसमें ये देखो आउटर एक्साइन है, इनर इंटाइन है, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म हो जाएगा। और ये न्यूक्लियस हमने बताया वेजिटेटिव सेल ने ट्यूब न्यूक्लियस बनाया, और जनरेटिव सेल माइग्रेट होके 2 मेल न्यूक्लियाई को फॉर्म करती है। तो ये इस तरीके से पूरा एक पॉलन ग्रेन फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है इसका पूरा डेवलपमेंट का। 5 मार्क्स में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, 3 मार्क्स में हो सकता है। तो विद डायग्राम आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बुक में आपके एनसीईआरटी में यहाँ तक डायग्राम मेंशन है, ये 2 मैंने आपको अलग से समझाए हैं। तो आप डायग्राम, अगर आप डायग्राम पूरा सेट कर लेते हैं माइंड में, तो आपको पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप इसी को ड्रॉ करके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, पूरा एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में ले सकते हो आप कि माइक्रोस्पोर ने पहले क्या करा, न्यूक्लियस जो है वो पेरिफ्री में हो गया, पेरिफ्री पोजीशन में आ गया। ठीक, उसके बाद माइटोटिक डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन से 2 अनइक्वल सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। कौन कौन सी सेल्स थी वो, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। फिर वेजिटेटिव सेल जो है वो पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट हुई, किसके थ्रू, क्योंकि ये बल्ज आउट हुई, और पॉलन ट्यूब ने फिर किसको फॉर्म करा, ट्यूब न्यूक्लियस को, सॉरी पॉलन ट्यूब ने नहीं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस ने, वेजिटेटिव न्यूक्लियस में वो ट्यूब न्यूक्लियस, और जो जनरेटिव सेल है वो किस में कन्वर्ट हुई, फिर मेल न्यूक्लियाई में। तो ये पूरा डेवलपमेंट हुआ किसका, पॉलन ग्रेन का। तो इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये। इसके अलावा जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, मैंने भी आपको बताया था वाइबिलिटी पीरियड होता है सबका। तो वाइबिलिटी पीरियड सबका अलग अलग है, किसी का 30 मिनट है, किसी का जो है क्या नाम है 1 मंथ का होता है ना। तो अलग अलग होता है। जैसे राइस, व्हीट है, उनकी वाइबिलिटी 30 मिनट्स की होती है सिर्फ। 30 मिनट्स के बाद वो अपनी वाइबिलिटी को लूज कर देते हैं। और जैसे फैमिली है, रोजेसी फैमिली है, लेग्यूमिनेसी फैमिली है ना, सोलेनेसी फैमिली है, इनकी वाइबिलिटी 1 मंथ की होती है। इसके अलावा हम पॉलन ग्रेन्स को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर नाइट्रोजन के प्रेजेंस में, नाइट्रोजन गैस के प्रेजेंस में हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। तो पॉलन ग्रेन को हम इस तरीके से प्रिजर्व करके किसी भी टाइम पर, किसी भी टाइम से मतलब जब रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो पॉलन ग्रेन उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाते या उनकी वाइबिलिटी खत्म हो जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियली मेथड से इन पॉलन ग्रेन को, जो पॉलन बैंक्स होते हैं, पॉलन बैंक पे इनको स्टोर करा जाता है इस टेम्परेचर पे और नाइट्रोजन गैस के प्रेजेंस में। तो उनको वहां से लेकर उनको पॉलिनेट करवाया जा सकता है, फर्टिलाइजेशन कराया जा सकता है। तो इस तरीके के प्रोसेस क्या नाम है, स्पीशीज को इम्प्रूव बनाने के लिए यूज करे जाते हैं। तो ये पूरा यहाँ पे मेल स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फीमेल पार्ट डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा विद डायग्राम। कोई भी टॉपिक होता है तो आप उसको प्लीज डायग्राम की हेल्प से बहुत अच्छे से समझ एक्सप्लेन करिए। अगर आप डायग्राम अच्छे से कर लेते हैं तो आपको थ्योरी पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायग्राम से आप पूरा जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।